अस्सलाम वालेकुम। आज हम अपना चैप्टर नंबर 10 इनपुट एंड आउटपुट फॉर्म आईटीसीज जो हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं। जब भी हमने स्क्रीन पे कुछ भी डिस्प्ले करना होगा प्रोग्राम की मदद से तो वो हम आउटपुट फंक्शंस पे इस्तेमाल करेंगे। जब भी हमने यूज़र से कोई वैल्यू लेनी होगी तो हम इनपुट फंक्शंस इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले हम इनपुट आउटपुट आप पहले भी पढ़ चुके हो, तो हम इनपुट को एक बार रिवाइज कर लेते हैं कि इनपुट क्या होती है। एनीथिंग गिवन टू कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। हम कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शन देते हैं उसको इनपुट बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ गिविंग समथिंग टू कंप्यूटर इज़ नोन एज इनपुट। कंप्यूटर को जो चीज़ से मुराद है, कोई इंस्ट्रक्शन कोई वैल्यू जो हम देंगे वो क्या कहलाएगी, इनपुट कहलाएगी। इसी में हमारे पास एक ये चैप्टर नंबर 10 जो है वो हम इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए तैयार करेंगे। और एक शॉर्ट क्वेश्चन तो हमें इनपुट का आ सकता है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन हमें आ सकता है कि स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है। स्टैंडर्ड इनपुट क्या होती है। हमने इनपुट देने के लिए डिफरेंट डिवाइसेस पढ़े थे कि माउस भी एक इनपुट डिवाइस है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है, बारकोड रीडर, स्कैनर, डिजिटल कैमरा, लाइट पेन, टैबलेट्स आपको याद आ गए होंगे। ये सारे इनपुट डिवाइसेस हैं। तो स्टैंडर्ड इनपुट कौन सी होती है? ये तमाम डिवाइसेस इस्तेमाल होते हैं इनपुट देने के लिए। स्टैंडर्ड इनपुट ऐसी इनपुट होती है जो हम कीबोर्ड की मदद से देते हैं। अगर हम कीबोर्ड की मदद से इनपुट दे रहे हैं तो उस इनपुट को क्या बोला जाएगा? स्टैंडर्ड इनपुट। प्रोग्राम में हम देखेंगे कि हम डिफरेंट प्रोग्राम्स लिखेंगे जिसमें यूज़र वैल्यू एंटर करेगा। उसके बाद जो है वो वैल्यू हमारे वेरिएबल को असाइन होगी। तो जब भी यूज़र ने कोई वैल्यू एंटर करनी है तो इसका मतलब है कि हम यूज़र से क्या ले रहे हैं, इनपुट ले रहे हैं। और किसकी मदद से लेंगे? हम कीबोर्ड की मदद से। थर्ड आपको शॉर्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है कि इम्पोर्टेंट सी लैंग्वेज के अंदर जो फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं उनमें जो इनपुट फंक्शंस हैं उनके नाम लिखें। तो हम सी लैंग्वेज के अंदर कौन कौन सा फंक्शन पढ़ेंगे? स्कैनफ, गेट एस का मतलब है गेट स्ट्रिंग, गेट सी एच, गेट करेक्टर, गेट सी एच ई, गेट करेक्टर इको। तो ये आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि लिस्ट सम इम्पोर्टेंट फंक्शंस फॉर इनपुट। तो कौन कौन से हैं? स्कैनफ, गेट एस, गेट सी एच एंड गेट सी एच ई। थर्ड हमारे पास फोर्थ शॉर्ट क्वेश्चन है कि आउटपुट क्या होती है। आउटपुट भी बेटा जो भी रिजल्ट्स हमें आते हैं उनको हम आउटपुट बोलते हैं। तो कंप्यूटर जब हमें कोई चीज़ रिटर्न करता है उसको आउटपुट बोला जाता है। द प्रोसेस ऑफ गेटिंग समथिंग फ्रॉम कंप्यूटर, जब कंप्यूटर से कुछ लिया जाता है तो डैट इज़ नोन एज आउटपुट। प्रोग्राम्स की टर्म्स में अगर हम पढ़ें तो प्रोग्राम की जो आउटपुट है वो हमारे पास मॉनिटर की स्क्रीन पे डिस्प्ले होगी, उसको बोला जाएगा आउटपुट। तो ज़्यादातर आउटपुट जो है वो किस पे इन्होंने लिखा हुआ डिस्प्ले होती है? मॉनिटर पे। ये जो आपको पिक्चर नज़र आ रही है बुक की आईटी सीरीज़ की है। पहले जो मैं लेक्चर डिलीवर करती रही हूँ स्लाइड्स बना के, जो भी, तो बच्चे कंफ्यूज होते रहे हैं कि मैम हमें आईटी सीरीज़ से समझ नहीं आती। तो फिर इसलिए मैंने अब आईटी सीरीज़ की बुक से पिक्चर्स लेके आपको समझाना शुरू किया। अच्छा जी, दूसरा इसमें आपको क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि स्टैंडर्ड आउटपुट क्या होती है। तो डिफरेंट हमने आउटपुट डिवाइसेस पढ़े हैं जिनके ऊपर आउटपुट डिस्प्ले होती है। मॉनिटर है, प्रिंटर है, प्लॉटर्स हैं, स्पीकर है। तो ऐसी आउटपुट जो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगी उसको स्टैंडर्ड आउटपुट बोला जाएगा। ऐसी आउटपुट जो मॉनिटर के ऊपर डिस्प्ले होगी उसको स्टैंडर्ड आउटपुट बोला जाएगा। और हमारे प्रोग्राम के जितने भी रिजल्ट्स हैं सी लैंग्वेज में जब हम प्रोग्राम्स लिखेंगे तो उनकी जो आउटपुट हमें डिस्प्ले होगी तो वो भी प्रोग्राम के रिजल्ट्स भी किसके ऊपर डिस्प्ले होंगे? मॉनिटर के ऊपर। नेक्स्ट आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ आउटपुट फंक्शंस के नाम लिखें। सी प्रोग्राम के अंदर जो आउटपुट फंक्शंस इस्तेमाल होते हैं उनके नाम लिखें। तो कौन कौन सा फंक्शन है? प्रिंटफ एंड पुटफ।
अब ये इनपुट आउटपुट फंक्शंस जब भी आपने अपने सी प्रोग्राम के अंदर यूज़ करने हैं, जब आपने प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल करना है, जब आपने स्कैनफ फंक्शन इस्तेमाल करना है, तो इन तमाम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस की जो डेफिनेशन है वो हमारे पास पड़ी हुई है stdio.h की हेडर फाइल में। stdio स्टैंड्स फॉर, std का मतलब है स्टैंडर्ड, आई का मतलब है इनपुट, ओ का मतलब है आउटपुट। स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल के अंदर हमारे पास स्कैनफ, प्रिंटफ, पुटफ, गेटch सॉरी स्कैनफ और प्रिंटफ की डेफिनेशन पड़ी हुई है। जब भी आपने स्कैनफ या प्रिंटफ का फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपको stdio.h की हेडर फाइल को अपने प्रोग्राम के अंदर इंक्लूड करना होगा। आज हम अपना पहला जो है आगे शॉर्ट कैसे ना आ सकते हैं आपको कि प्रिंटफ फंक्शन क्या होता है, प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स लिखें। प्रिंटफ फंक्शन के सिंटैक्स के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट आते हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग और आर्ग्यूमेंट लिस्ट के। वो आपसे पूछ सकते हैं कि फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होती है, आर्ग्यूमेंट लिस्ट क्या होती है। तो हम शॉर्ट कैसे करने जा रहे हैं प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन अभी हमने पढ़ा है, जब भी हम मॉनिटर के ऊपर आउटपुट को डिस्प्ले करवाना चाहेंगे तो फिर हम कौन सा फंक्शन इस्तेमाल करेंगे, प्रिंटफ फंक्शन। प्रिंटफ फंक्शन की मदद से हम स्क्रीन पे, मॉनिटर की स्क्रीन पे क्या क्या चीज़ें डिस्प्ले करवा सकते हैं। टेक्स्ट, टेक्स्ट का मतलब है कोई मैसेज। फॉर एग्जांपल मैं आपको कहती हूँ कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें स्क्रीन पे हेलो प्रिंट हो, तो हेलो जो है ये एक टेक्स्ट मैसेज है, ठीक हो गया। अगर मैं आपको कहती हूँ कि एक प्रोग्राम लिखें जिसमें स्क्रीन पे वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट हो, ये एक वेरिएबल ए है, इसकी वैल्यू 1 है। मैं कह रही हूँ एक प्रोग्राम लिखे जिसमें स्क्रीन पे वेरिएबल ए की वैल्यू प्रिंट हो, फिर भी आप किसकी मदद से करेंगे, प्रिंटफ की मदद से करेंगे। इस तरीके से इसमें ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी और आंसर क्या आ जाएगा, 1। प्रिंटफ फंक्शन का सिंटैक्स क्या है, ये हमारे पास सिंटैक्स है। सबसे पहले प्रिंटफ का कीवर्ड लिखेंगे, प्रिंटफ का कीवर्ड लिखेंगे, उसके बाद फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे, कंट्रोल स्ट्रिंग भी बोला जाता है इसको, फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट आएगी, सेमीकोलन। ये इसका सिंटैक्स है, यानी कि प्रिंटफ स्टेटमेंट को लिखने का मेथड है। तो एक शॉर्ट क्वेश्चन हो गया कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है। प्रिंटफ फंक्शन में आप साथ में ये भी डिफाइन करेंगे, अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन आता है कि प्रिंटफ फंक्शन क्या है तो आप प्रिंटफ फंक्शन की डेफिनेशन लिखेंगे। दूसरा आप लिखेंगे कि प्रिंटफ फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो किस में पड़ी होती है। जब भी आपने प्रिंटफ फंक्शन इस्तेमाल करना है तो आपको कौन सी फाइल इंक्लूड करानी है, stdio.h, ये भी आप इसमें मेंशन करेंगे और ये सिंटैक्स भी इसका लिखेंगे, फिर आपको 2 नंबर मिलेंगे। अच्छा जी, हम सिंटैक्स पढ़ रहे थे। प्रिंटफ के फंक्शन में दो चीज़ें होती हैं, फॉर्मेट स्ट्रिंग एंड आर्ग्यूमेंट लिस्ट। फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या है, फॉर्मेट स्ट्रिंग का दूसरा नाम है कंट्रोल स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्ट्रिंग या कंट्रोल स्ट्रिंग को हमेशा डबल कोटेशन में लिखा जाता है। अब फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर आप 3 चीज़ें लिख सकते हो, टेक्स्ट, फॉर्मेट स्पेसिफायर एंड एस्केप सीक्वेंसेस। टेक्स्ट का मतलब है आप इसमें कोई मैसेज लिख सकते हो डबल कोटेशन के अंदर। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब है, हमने जब डाटा टाइप्स पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि
इंटीजर डाटा टाइप के लिए फॉर्मेट स्ट्रिंग इस्तेमाल होता है। %d, %f फ्लोट के लिए, %c करैक्टर के लिए। ये सारे क्या हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग। फॉर्मेट स्पेसिफायर, तो फॉर्मेट स्पेसिफायर को भी डबल कोटेशन के अंदर लिखेंगे। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग में आता है। एस्केप सीक्वेंसेस, एस्केप सीक्वेंसेस इस्तेमाल होती हैं हमारी आउटपुट को फॉर्मेट करने के लिए, स्टाइलिश करने के लिए, आउट डिफरेंट में अप्लाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्केप सीक्वेंसेस हमेशा स्टार्ट होती हैं बैकस्लैश से, और इसके बाद अगर एन लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि हमारा कंट्रोल आउटपुट स्क्रीन पे नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। अगर आपने /t लिखा है तो हमारी जो वर्ड्स हैं उनके दरमियान स्पेस आ जाएगी। और भी बहुत सारे हम अपने एस्केप सीक्वेंसेस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो फॉर्मेट स्ट्रिंग में कौन कौन सी चीज़ें आप लिखते हो? डबल कोटेशन के अंदर लिखी जाती है फॉर्मेट स्ट्रिंग। इसके अंदर आप कोई मैसेज लिख सकते हो, इसके अंदर आप %d, %c ये लिख सकते हो। इसके अंदर आप \n, \t, \f और भी बहुत सारे हैं वो लिख सकते हो। आर्ग्यूमेंट लिस्ट, अच्छा जी, पहले फॉर्मेट स्पेसिफायर आता है प्रिंटफ के सिंटैक्स में, उसके बाद कोमा आता है और उसके बाद आर्ग्यूमेंट लिस्ट आती है। इधर आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आप क्या क्या लिख सकते हो? कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स, एक्सप्रेशंस। आपने स्क्रीन पे अगर कोई कांस्टेंट प्रिंट कराना है तो भी आप कोमा के बाद लिखोगे। प्रिंटफ के फंक्शन के अंदर किसी वेरिएबल की वैल्यू लिखनी है, प्रिंट करानी है, वो भी आप आर्ग्यूमेंट लिस्ट में लिखोगे। किसी एक्सप्रेशन या किसी फार्मूले की वैल्यू प्रिंट करानी है, वो भी आप जो है वो आर्ग्यूमेंट लिस्ट के बाद लिखोगे। अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हो तो आर्ग्यूमेंट लिस्ट में आप उन्हें कोमा सेपरेटेड लिखोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक प्रोग्राम है इंट a is equals to 3, b is equals to 10। हम एक प्रिंटफ की स्टेटमेंट लिखना चाह रहे हैं जिसमें हमने 3 और 10 की वैल्यू प्रिंट करानी है। दो वेरिएबल्स की कराना चाह रहे हैं तो प्रिंटफ पहले हम फॉर्मेट स्ट्रिंग लिखेंगे। फॉर्मेट स्ट्रिंग किस में लिखते हैं? डबल कोटेशन में। ये दोनों इंटीजर टाइप के वेरिएबल हैं तो इन दोनों को प्रिंट कराने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफाइड चाहिए इंटीजर टाइप। ये फॉर्मेट स्ट्रिंग हो गई हमारी। इसके बाद कोमा, किस किस वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट करानी है? ए उसको आर्ग्यूमेंट लिस्ट में लिख देंगे, कोमा दूसरे वेरिएबल को कोमा के बाद लिख देंगे, बी। अच्छा लिखो, अच्छा। ठीक है, अब ए को यहाँ से ए की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी बी के लिए। ये फॉर्मेट स्पेसिफायर है। ए की वैल्यू क्या थी? 3, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 3। बी की वैल्यू क्या थी? 10, स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा 10। अब हम प्रिंटफ फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। सबसे पहले एग्जांपल है, आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है राइट फॉर्मेट स्ट्रिंग विदाउट आर्ग्यूमेंट लिस्ट। हमने जो प्रिंटफ का सिंटैक्स पढ़ा है कि पहले उसमें फॉर्मेट स्ट्रिंग होती है जिसको डबल कोटेशन में लिखा जाता है, फिर कोमा आता है, फिर आर्ग्यूमेंट लिस्ट आती है। जो आर्ग्यूमेंट लिस्ट है इट इज़ ऑप्शनल। अगर आप इसको नहीं भी लिखते फिर भी आप प्रिंटफ फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बगैर आर्ग्यूमेंट लिस्ट के प्रिंटफ फंक्शन की हमने कोई एग्जाम्पल देनी है। वो क्या है कि जिसमें आप सिर्फ मैसेज प्रिंट कराना चाह रहे हो, प्रिंटफ हेलो वर्ल्ड। इसमें प्रिंटफ में हम सिर्फ क्या यूज़ कर रहे हैं? फॉर्मेट स्ट्रिंग, और फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर सिर्फ हम एक टेक्स्ट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। हमने कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट इस्तेमाल नहीं की। जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होनी है तो स्क्रीन पे मैसेज प्रिंट हो जाना है, हेलो वर्ल्ड। अगली एग्जांपल देखें। हम जो है वो फॉर्मेट स्ट्रिंग के अंदर
एक आर्ग्यूमेंट को प्रिंट कराना चाह रहे हैं। प्रिंट एफ, ये हमारी फॉर्मेट स्ट्रिंग है जो डबल कोटेशन के अंदर लिखी है, जिसमें एक मैसेज प्रिंट हो रहा है, योर मार्क्स आर, और परसेंटेज डी का मतलब है इंटीजर टाइप की कोई वैल्यू होनी है जो हमें कहाँ मिलेगी, आर्ग्यूमेंट लिस्ट से मिलेगी। तो एम की वैल्यू जो है वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एम की वैल्यू जो है वो 5 थी, तो स्क्रीन पे क्या प्रिंट हो जाएगा, योर मार्क्स आर, एम की वैल्यू की परसेंटेज डी की जगह एम की वैल्यू 5। अगर हमारे पास एक से ज़्यादा हैं तो अभी मैंने आपको पीछे एग्जांपल दिखा दी है, तो कोमा सेपरेटेड हम वेरिएबल्स को लिख लेंगे। ये मल्टीपल आर्ग्यूमेंट के लिए है। इसमें परसेंटेज डी परसेंटेज सी से हमें पता चल रहा है कि आर्ग्यूमेंट लिस्ट के अंदर दो वेरिएबल्स की वैल्यू प्रिंट होनी है, जिसमें से एक इंटीजर टाइप का है, एक कैरेक्टर टाइप का है। प्रोग्रामिंग एग्जाम्पल देखिए, राइट ए प्रोग्राम डेट डिस्प्लेज ए मैसेज। हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें एक मैसेज प्रिंट हो रहा होगा और इंटीजर और कांस्टेंट वेरिएबल की वैल्यू प्रिंट हो रही होगी। एक वेरिएबल हमने ले लिया इंटीजर टाइप का n और उसकी वैल्यू 10 है। एक वेरिएबल हमने ले लिया करेक्टर टाइप का ch, उसकी वैल्यू है स्टार। इन दोनों को हमने प्रिंट कराना है। अच्छा, पहले तो हमने मैसेज प्रिंट कराना है, कोई टेक्स्ट प्रिंट कराना, तो जो भी टेक्स्ट प्रिंट कराना है प्रिंट एफ की स्टेटमेंट के अंदर उसको आपने डबल कोटेशन के अंदर लिख दिया। जैसे हमने यहाँ पे लिखा है टेस्टिंग आउटपुट, तो टेस्टिंग आउटपुट क्या है, एक मैसेज है, सिंपल टेक्स्ट मैसेज है, इसमें कोई आर्ग्यूमेंट लिस्ट नहीं है। अब हम जो है वो इंटीजर की और कैरेक्टर की वैल्यू प्रिंट कराना चाह रहे हैं। इंटीजर की वैल्यू प्रिंट कराने का मेथड क्या है, प्रिंट एफ के अंदर इंटीजर का फॉर्मेट स्पेसिफाइड लिखेंगे, वो क्या होता है परसेंटेज डी, और इंटीजर टाइप वेरिएबल का नाम क्या है एन। तो जैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो एन की जो भी वैल्यू है वो स्क्रीन पर प्रिंट हो जाएगी, जैसे कि यहाँ पे प्रिंट हुई है 10। प्रिंट एफ सी एच करेक्टर टाइप का वेरिएबल है, तो फॉर्मेट स्पेसिफाइड ले लिया हमने परसेंटेज सी, और सी एच के अंदर इसकी वैल्यू स्टोर है तो स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा इस तरह से। ये एन की वैल्यू, ये करेक्टर की वैल्यू, टेस्टिंग आउटपुट जो है ये हमारा सिंपल मैसेज है। आज का लेसन हमारा यहीं तक है। नेक्स्ट जो दो प्रोग्राम्स इसमें लिखे हुए हैं उसकी आपने प्रैक्टिस करनी है, जहाँ से नहीं समझ आएगी मुझसे पूछ लेना।